गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हम लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, तो दो तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। एक तो प्रकाश की चाल से, जिस माध्यम में जिन दो माध्यमों में जिस माध्यम में अपेक्षाकृत दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल अधिक होगी तो वो माध्यम विरल होगा, और जिस माध्यम में अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन हो जाएगा। और दूसरे इस तरह से भी कह सकते हैं कि सघन माध्यम का जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अभी मैं बताऊंगा, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा, है ना, वो जैसे अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा वह विरल होगा, और जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक यानी वो सघन माध्यम, कम तो विरल माध्यम। चाल में जिसका मतलब प्रकाश की चाल में जिसका चाल जिस माध्यम में चाल अधिक वो विरल माध्यम, चाल कम तो दूसरा वाला चाल कम रहेगा तो वो सघन हो जाएगा, दूसरा वाला विरल हो जाएगा। चलिए अब लोग कांच के गुटके में देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आयताकार ये स्लैब है, ये मोटा होता है, कांच का गुटका होता है। अगर आप लोग देखे होंगे, ये कांच का गुटका का बाउंड्री है। उसके बाद ये प्रकाश की किरण, आपतित किरण आ रही है। आपतित किरण या आपतन बिंदु पर यहीं पे अभिलंब है, आपतन कोण आई है। फिर ये जो पृष्ठ कहलाएगा इसको वायु कांच अंतरापृष्ठ कहते हैं। वायु कांच अंतरापृष्ठ मतलब ये वायु और कांच को डिफ्रेंशिएट करता है। यह पृष्ठ वायु और कांच को अंतर करता है, इसलिए वायु कांच अंतरापृष्ठ होगा। और नीचे जो होगा वो ये कांच है, ये वायु है, तो कांच वायु अंतरापृष्ठ होगा। यानी जो AB है वायु कांच अंतरापृष्ठ और जो CD है वह कांच वायु अंतरापृष्ठ होगा। आपतित किरण आई, वहाँ पे अपवर्तन हुआ, ये किरणें अपवर्तित किरण हो गई, कांच में चली। फिर जब ये बाहर निकलेंगी तो यह कांच से वायु में जा रही है। तो देखिए, जैसा कल हम आपको बता चुके हैं कि जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, वायु से कांच यानी विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक गई, ये इसका मूल मार्ग है। ये विचलित हो गया, अभिलंब की ओर झुक गई। उसके बाद फिर ये फोकसिंग में दिक्कत हो रही है। फिर ये यहाँ से निकली है। अब ये वायु से जब कांच से वायु में जाएगी तो फिर ये अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये आपका I1 आपतन कोण, R1 अपवर्तन कोण, I2 और R2। तो देखिए यहाँ इस पृष्ठ में फिर ये आप मतलब इस पृष्ठ से जब बाहर निकलेगी तो यहाँ आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण। लेकिन जब ये बाहर वाली जो कोण होती है, बाहर वाली जो कोण होता है उसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, निर्गमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये जो निर्गमन कोण E होता है यह I1 के बराबर होता है। याद रखेंगे, जो आपका आपतन कोण होता है और जो आपका निर्गमन कोण E होता है वह दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये आप देख भी सकते हो, और ये क्लासरूम टीचिंग में फिर आपको समझा दूंगा। ये पैरेलल रेज है, पैरेलल किरणें हैं। आप संगत कोण का अंतर कोण का कॉन्सेप्ट लोगे तो आपको ये प्रूव कर लेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखना है कि जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण और ये जो मूल रास्ता है, यह दोनों आपस में समांतर होते हैं। मतलब जो अगर ये विचलन नहीं होता तो किरण सीधे ऐसे निकल जाती। तो ये और ये आपस में समांतर होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि महत्वपूर्ण कारण है, ये देखिए, ये फलक जो आपका AB है, ये जो फलक CD है, यानी जब प्रकाश वायु से कांच में आ रही है और यहाँ जब कांच से वायु में आ रही है तो जितना विचलन यानी जो मुड़ता है, ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं, फलक AB तथा CD पर प्रकाश किरण के मुड़ने का जो परिमाण होता है, यानी यहाँ पे जो मुड़ेगा नीचे और यहाँ जो मुड़ेगा बाहर की ओर, तो ये दोनों परिमाण में समान होते हैं और विपरीत होते हैं। मतलब
ये अभिलंब की ओर जितना झुकेगा यह अभिलंब से उतना ही दूर भागेगा। तो दोनों पृष्ठों द्वारा इस तरह से बात होती है। इसीलिए यह किरण जो निर्गत किरण होता है वह आपका जो मूल मार्ग है आपतित किरण है उसके समांतर होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो जाता है, यद्यपि निर्गत किरण और जो आपतित किरण है दोनों के बीच में एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्विक विस्थापन हो गया रहता है। तो याद रखेंगे ये किरणें समांतर और ये दोनों में पार्श्विक विस्थापन होता है। अब हम लोग आगे आते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में आप जैसा कि जानते हैं जिस तरह से परावर्तन का नियम है उसी तरह से अपवर्तन में भी कुछ नियम होते हैं, उसी नियम से अपवर्तन की घटना होती है। तो अपवर्तन के बच्चों दो नियम होते हैं। ये आपका मैंने केवल एक पृष्ठ दिखा दिया है। जैसे यहाँ पर हमने दिखा दिया है कि विरल माध्यम, जैसे हमने वायु ले लिया, ये कांच ले लिया, तो विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम। आप उल्टा भी ले सकते हो, ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में फिगर मैंने दिखा दिया है, विरल माध्यम सघन माध्यम। तो जब विरल सघन इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि अभिलंब की ओर झुक रहा है या अभिलंब से दूर भाग रहा है। जैसे अभी ये झुक रहा है अभिलंब की ओर, निश्चित रूप से ये सघन माध्यम होगा और ये विरल माध्यम होगा। फिर ये देखिए ये आपतन कोण हो ही गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये अपवर्तन कोण, ये अपवर्तित किरण, विरल माध्यम सघन माध्यम। तो अपवर्तन के नियम क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके परावर्तन के नियम में था। यानी ये किरण आपतित किरण और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो ये तीनों कागज के तल में ही संभव होंगे। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, याद रखना ये माध्यम या कोई दो माध्यम, क्योंकि अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, या याद रखेंगे यानी जो प्रकाश आपकी होगी वो एक ही रंग की होगी। एक ही रंग का मतलब व्हाइट लाइट की बात नहीं हो रही है, उसमें सभी तरंगदैर्घ्य के सभी रंग के प्रकाश किरण होती है। एक ही रंग का मतलब चाहे आपका रेड हो जाए चाहे ग्रीन हो जाए, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ की, याद रखिएगा जब एक ही रंग की बात हो रही है तो एक तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, ठीक है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग का प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, अभी आप साइन और कास के बारे में जानते होंगे। तो आपतन कोण की ज्या यानी आई का साइन यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी आर का साइन यानी साइन आर, इन दोनों का अनुपात यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और अपवर्तन के इस द्वितीय नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो आपको कभी कभी एग्जाम में सीधे स्नेल का नियम पूछ देगा कि स्नेल के अपवर्तन का नियम क्या है या स्नेल का नियम क्या है। यही अपवर्तन का द्वितीय नियम हमें बताना पड़ेगा। अब देखिए साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसी नियतांक को ही याद रखिएगा, ये जो नियतांक है इसी नियतांक को ही दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी याद रखेंगे इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, या ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसका सिंबल होता है यन, और बगल में देखो 2 1 लिखा है। 2 का मतलब दूसरा माध्यम, 1 का मतलब पहला माध्यम। तो 2 1 जो पहले रहेगा वो अपवर्तनांक रहेगा और जो बाद में रहेगा उसके सापेक्ष रहेगा। यानी n21 का मतलब हो गया दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। यहाँ पर देखिए n21, अगर n12 होता तो n12 में n12 यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो बच्चों आज हम इतनी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस किए हैं और आप जो है इसको देखिए और समझिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए।
थोड़ी फोकसिंग में दिक्कत हो सकती है। अब हम लोग बेटा इस चीज़ के जो है पूरे एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो फ़ोटो मैं भेज दे रहा हूँ। पहले आप फ़ोटो देख लीजिएगा, फिर आप वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।